बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सदाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तरह का ये हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके हवाले से इनकमिंग लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री का हम आज से आगाज़ करने जा रहे हैं। इनकमिंग लेक्चर्स आपको इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से वन बाय वन देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रा जनाब हेडिंग दे लें, हमने किसको डिस्कस करना है जी? इंडो पाक हिस्ट्री को डिस्कस करना है। इंडो पाक हिस्ट्री हमारे पास कौन सी है जी? हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री है। इंडो पाक हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? हिंदुस्तान की हिस्ट्री को बोलते हैं, हिंदुस्तान की तारीख को बोलते हैं इंडो पाक हिस्ट्री। तो इंडो पाक हिस्ट्री का आगाज़ कहाँ से होता है? पहले तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इंडो पाक हिस्ट्री बेसिकली बनु उमैया जो हमारे पास डायनेस्टी है, बनु उमैया डायनेस्टी, जो कि आपको पता है कि 661 एडी से लेके 750 एडी तक बनु उमैया जो डायनेस्टी वो चलती है। इसका जो पहला हुक्मरान है वो अमीर माविया साहब हैं, और इसका जो लास्ट हुक्मरान है वो मरवान सेकंड था। तो बनु उमैया में जो हमारे पास सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अमीर माविया, फिर यजीद, फिर माविया सेकंड, फिर मरवान के आगे दो बेटे अब्दुल अजीज और अब्दुल मलक के आगे चार बेटे, वलीद बिन अब्दुल मलक, इस तरह सुलेमान बिन अब्दुल मलक, यजीद बिन अब्दुल मलक, हिशाम बिन अब्दुल मलक, इस तरह से आगे अब्दुल अजीज साहब का बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज, जो मुसलमानों के 5वें खलीफा बनते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमने वाक़या करबला को डिस्कस किया था, बनु उमैया डायनेस्टी को हमने डिस्कस किया था। तो वलीद बिन अब्दुल मलक साहब के दौर में, वलीद बिन अब्दुल मलक जो कि अब्दुल मलक के बेटे हैं, 705 एडी से लेके 715 एडी तक ये हयात रहते हैं। इनके दौर में हमारी इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो उसका जो है वो आगाज़ हो जाता है। इंडो पाक हिस्ट्री का आगाज़ हो जाता है 705 से लेके 715 तक ये हयात रहते हैं। तो इनके दौर में जब वो इंडो पाक हिस्ट्री का आगाज़ हो जाता है, और इन्हीं के दौर में जनाब जो मोहम्मद बिन कासिम साहब हैं 712 एडी में हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। इन्हीं के दौर में, वलीद बिन अब्दुल मलक साहब के दौर में ही मोहम्मद बिन कासिम साहब जो है वो 17 साल की एज में हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। किस तरह से अटैक करते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ी सी बेस बनाना होगी इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से कि इंडो पाक हिस्ट्री बेसिकली चल कहाँ से रही है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, फिर आपको इस बात की सारी समझ आएगी। तो मोहम्मद बिन कासिम साहब ने 712 एडी में हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया। वलीद बिन अब्दुल मलक का जो दौर है, टन्योर है बनु उमैया का, वो 705 एडी से लेके 715 एडी तक वलीद बिन अब्दुल मलक साहब जो है वो हयात रहते हैं। इनकी जो दौर हुकूमत होती है, तो इस तरह से इनके बड़े बड़े जर्नैल थे, जिनमें अगर मैं बात करूं तो नाम थे हमारे पास। अगर बात करें तो हज्जाज बिन यूसुफ, इसका एक बहुत बड़ा जर्नैल था। इस तरह से इसका जो जर्नैल था मूसा बिन नुज़ैर की अगर बात करें तो इनका एक जर्नैल था। इस तरह से अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम साहब इनके एक बहुत बड़े अच्छे किस्म के जर्नैल थे। तो इस तरह से तारक बिन ज़ियाद साहब जो है वो इनके जर्नैल थे। तो वलीद बिन अब्दुल मलक साहब के ये बड़े बड़े जर्नैल थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नैल थे। इन्होंने इनको भेजा मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो जाएँ वहाँ पे जाके जनाब जो उनको फतह करें। तो हज्जाज बिन यूसुफ साहब जो हैं ये हमारे पास जो मोहम्मद बिन कासिम साहब हैं इनके ये चचा लगते हैं। इनका ये दो रिश्ते इनके साथ, हज्जाज बिन यूसुफ के मोहम्मद बिन कासिम के साथ, एक तो चचा का रिश्ता है कि ये हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम का चचा है, और ये एक क्या उनका ससुर भी है था, ये जो हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम का। तो ये जो
हज्जाज बिन यूसुफ साहब हैं, ये बसरा के गवर्नर थे उस दौर में। किसके गवर्नर थे? बसरा के गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ साहब, ठीक है। और एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नैल थे। और जो कुरान पाक के ऊपर जो अराब लगाए गए थे वो भी किसके दौर में लगाए गए? किसने लगवाए? हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाए। ये सवाल पूछे गए आपसे। तो ये बसरा के गवर्नर थे और मोहम्मद बिन कासिम साहब के चचा भी थे और ससुर भी थे। तो मोहम्मद बिन कासिम साहब इनके दामाद भी थे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो मूसा बिन नुज़ैर साहब है, मूसा बिन नुज़ैर साहब को ये जो नॉर्थ अफ्रीका है उस साइड पे भेजा गया कि जाओ जाके उस साइड को आप फतह करें, नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड पे जाकर। तो मूसा बिन नुज़ैर साहब जाते हैं और वहाँ पे अफ्रीका को फतह करते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फातह अफ्रीका है, ये नॉर्थ अफ्रीका को किसने फतह किया था? मोहम्मद बिन कासिम साहब, मूसा बिन नुज़ैर साहब ने नॉर्थ अफ्रीका को फतह किया। और जब ये फतह करने गया तो यहाँ पे इनको एक ना बर्बर नामी जो कबीला है उनका सामना करना पड़ा। तो इनको भी इन्होंने इसको फतह किया और इसमें से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनको जंगजू मिला। तो उस जंगजू का नाम क्या निकला जनाब? तारक बिन ज़ियाद एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जंगजू निकला। और फिर तारक बिन ज़ियाद को जनाब जो है वो मूसा बिन नुज़ैर ने अपने साथ मिला लिया और एक बहुत बड़ा जो है वो जर्नैल इनको बना दिया गया वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में। और इस तरह से यही तारक बिन ज़ियाद को फिर जनाब कहाँ पे भेजा गया? स्पेन भेजा गया। अभी हम देखेंगे आगे चल के। जिब्राल्टर स्ट्रेट पे गुजर के ये स्पेन गया फतह करने के लिए यूरोप को। और ये जो इन्होंने अपनी फिर कश्तियाँ चलाई वहाँ पे। तो इस तरह से ये जो है वो जनाब बनु उमैया, और ये आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक साहब के दौर में ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके जर्नैल थे, सिपा सलार थे, और इनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। ज़रा इसको हम अब रेज करते हैं। तो अब चलते हैं ज़रा इंडो पाक हिस्ट्री की तरफ, क्योंकि हमारी इंडो पाक हिस्ट्री का जो आगाज़ है वो कहाँ से हो रहा है? वो यहीं से ही हो रहा है। मोहम्मद बिन कासिम साहब से ही हम इसका जो है वो आगाज़ करेंगे। यहाँ से इनका जो है टेन्योर चलेगा। मोहम्मद बिन कासिम साहब से ही हम देखेंगे कि हमारी इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो क्या है। ठीक है जी, ज़रा इसको भी रेज करते हैं। अच्छा, ज़रा ना अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि ये जो सिंध है हमारा, कभी ये हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और उन दिनों में ये जो सिंध है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इलाका हुआ करता था और बड़ा ज़रखेज़ इलाका हुआ करता था सिंध। और सिंध पे ये जो राय डायनेस्टी है ना, राय डायनेस्टी, इसका जनाब जो है वो दौर हुआ करता था राय डायनेस्टी का। और राय डायनेस्टी का जो आखिरी बादशाह था उसका क्या नाम था? राय शाशी सेकंड था। राय शाशी सेकंड साहब जो है वो राय डायनेस्टी का आखिरी बादशाह। और ये जो राय डायनेस्टी थी ये बुद्ध मत के पैरोकार थे। किसके पैरोकार थे? बुद्ध मत के पैरोकार थे। राय डायनेस्टी का जो आखिरी बादशाह था वो राय शाशी था, बुद्ध मत के ये पैरोकार थे। और राय शाशी का जो समझ लें कि एक कारखार वजीर हुआ करता था, ये जो इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो वजीर था इस राय साहब का, उसका नाम क्या था? वो राजा चच था। उसका नाम क्या था जी? राजा चच था। इनका जो वजीर था राय डायनेस्टी का, उसका नाम क्या था? राजा चच था। और राजा चच साहब का जो ताल्लुकात थे वो बादशाह की बीवी के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के और ख़ास ताल्लुकात थे राजा चच के बादशाह की बीवी के साथ। और फिर राय शाशी सेकंड साहब जो है इनका इंतकाल हो जाता है, ये फौत हो जाते हैं, ये इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर उसके बाद राजा चच साहब क्या करते हैं? ये इसकी जो बीवी है उसके साथ शादी कर लेते हैं और खुद बादशाह बन जाते हैं, हुक्मरानी जो है वो खुद संभाल लेते हैं। इस तरह से राजा चच के पास जो है वो जनाब हुक्मरानी आ जाती है। और राजा चच की जो शादी है वो इसकी बादशाह की बीवी के साथ होती है। इसमें से इसको दो बेटे होते हैं। एक का नाम क्या है? दहर सीना इसके एक बेटे का नाम है। और दूसरे बेटे का नाम क्या है? राजा दाहर इसके बेटे का नाम। और एक इसमें से एक जनाब जो है वो इसको बेटी भी होती है जिसका नाम क्या होता है? रानी बाई। उसका नाम क्या होता है? रानी बाई भी इसकी एक बेटी होती है। तो इस तरह से ये दो इसके बेटे होते हैं, दहर सीना और राजा दहर और रानी बाई। राजा चच का एक भाई होता है, उसका नाम क्या होता है जी? राजा चंदर। उसका नाम क्या होता है जी? राजा चंदर उसका नाम होता है। तो इस तरह से राजा चंदर का आगे एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है? राज सिंह होता है। क्या होता है जी? राज सिंह इसके
बेटे का नाम होता है। और इस तरह से आगे राजा दहर का एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है जय सिंह। उसका नाम क्या होता है जी, जय सिंह। ये सारे आप सवाल लिखें। इस तरह से राजा दहर का एक बड़ा खास वजीर होता है, उसका नाम क्या होता है, सिस्कर उसका नाम होता है। उसका नाम क्या होता है, सिस्कर होता है। तो इस तरह से ये मालूमात आप अपने जहन में रखेंगे, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, ये आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो राजा चच है वो राय शशि सेकंड जो इसकी बीवी के साथ वो शादी कर लेता है, उसमें से ये इसको औलाद होती है, ठीक है। और राजा चच जो है ये क्या होता है, ये बरहमन होता है। और इसकी जो जनाब जो राया होती है, जो इसकी जो कौम होती है, इसकी जो नेशन होती है, वो बुद्ध मत पैरोकार होते हैं। राजा चच एक बरहमन है और इसके जो पैरोकार हैं वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं। राजा चच बड़ा जालिम जाबर किस्म का बादशाह होता है। ये अपनी हुकूमत के ऊपर, ये जो अपनी राया होता है उसके ऊपर जुल्म और जबर करता है। क्या करता है, जुल्म और जबर करता है। अल्टीमेटली राजा चच भी फौत हो जाता है। इसके बाद जो हुक्मरानी संभाल लेता है वो इसका भाई राजा चंद्र इसकी जगह पे मुल्क का बादशाह बनता है, अपने एरिया का बादशाह बनता है, सिंध का बादशाह बनता है। इस तरह से राजा चंद्र की वफात के बाद इसका जो बेटा है राज, और राजा चच का जो बेटा राजा दहर, ये हुकूमत दोनों तकसीम कर लेते हैं, मिलके संभालते हैं। इस तरह से राज की वफात के बाद ये जो राजा चच का बेटा दहर सीना है, ये इसकी जगह पे हुकूमत संभाल लेता है। इस तरह से अब जनाब जो है दोनों भाई जो है वो दहर सीना और राजा दहर जो है वो अब हुकूमत संभाल लें। फिर राजा दहर की वफात के बाद, राजा दहर सीना की वफात के बाद राजा दहर जो है वो अकलौता हुकूमत संभाल लेता है। यहां तक आप जरा नोट डाउन कीजिए, मैं जरा इसको रेज करता हूं। अब हम जनाब कहां पे पहुंच गए हैं, राजा दहर तक हम अब पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए जी, राजा दहर साहब तक जनाब जो है वो अब हम पहुंच गए हैं। राजा दहर जनाब जो है वो अब हुकूमत संभाल लेता है। राजा दहर भी जनाब जो है वो ब्राह्मण ही होता है, और इसकी जो हुकूमत, इसमें जो राया होती है, आवाम होती है, वो क्या होती है जी, वो बुद्ध मत पैरोकार होती है। ये भी जालिम जाबर किस्म का एक इंसान होता है, और इवन दैट ये इतना जालिम जाबर किस्म का इंसान होता है, अपनी सल्तनत के लिए, अपनी हुकूमत के लिए अपनी बहन से ये शादी कर लेता है। ये राजा दहर साहब जो है, ठीक है जी। चले, इस तरह से ये राजा दहर जो है वो अपनी हुकूमत संभाल लेता है, और सिंध के ऊपर जो है वो बादशाही अपनी कायम करता है। और जालिम जाबर किस्म का ये इंसान होता है राजा दहर। इसके जो वजीर का नाम सिस्कर आपसे पूछा जाएगा, इसके वजीर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम क्या होता है, सिस्कर होता है। क्या होता है जी, सिस्कर, SISKAR, सिस्कर इसके वजीर का नाम होता है, ठीक है। और अरोड़ जो है ना, अरोड़ जो है जिसको आज का रोहड़ी बोलते हैं, अरोड़ कभी कला भी हुआ करता था, और आज ये हैदराबाद में आबाद है, आज भी कला ये मौजूद है। तो यहाँ पे इसका जो है समयले को अपना कैपिटल बनाया हुआ था, यहाँ पे ये रहता था राजा दहर। अब होता कुछ इस तरह से है कि जनाब जो है वो बनु उमैया जो है ना, इसका ताल्लुक जो है ना वो श्रीलंका के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका ताल्लुक होता है, श्रीलंका के लोगों के साथ। श्रीलंका के साथ तो ये जो बनु उमैया के लोग हैं वो श्रीलंका पहुंचे होते हैं, अपनी ट्रेड करने की गरज से, खरीदो फरोख्त करने की वजह से वहाँ पे पहुंचे होते हैं, और वहाँ से वापस आ रहे होते हैं जनाब जो ये बनु उमैया के लोग। तब आपको पता है कोई जहाज़ वगैरह तो थे नहीं, कोई इतनी जदीद टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। लोग या पे सफ़र गधों पे, घोड़ों पे, ऊँटों पे किया करते थे, या फिर बहरी सफ़र किया करते थे, जहाज़ों पे सफ़र किया करते थे। ये जो बहरी जहाज़ होते हैं ना, बहरी बेड़े होते हैं, इनके ऊपर लोग सफ़र किया करते थे। तो जनाब जो है वो श्रीलंका से जनाब जो है वो क्या होता है कि वो आ रहा होता है, इनका जनाब जो है वो जो बहरी बेड़ा होता है किनका, बनु उमैया के लोगों का। तो राजा दहर साहब क्या करते हैं, ये दीबल की बंदरगाह पे उस जहाज को क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। कहा यह भी जाता है कि ये जो राजा दहर है इसने नहीं, किसी और कज़ाकों ने जनाब जो है उसको लूटा था, उस बहरी बेड़े को, लेकिन उसमें जो नाम था सरफहरिस्त राजा दहर का मौजूद था। तो जनाब होता क्या है, होता कुछ इस तरह से कि जब वो बहरी बेड़ा लूट लेते हैं तो वो सारे लोगों को कैद कर लेते हैं, कैद करके अपने पास लेके चले जाते हैं। तो वहां से फिर जनाब जो है वो एक नाहीद नामी जो है वो नाहीद नामी जो औरत है वो हज्जाज बिन यूसुफ को
کیا لکھ دیا؟ خط لکھ دیا. حجاج بن یوسف وہی حجاج بن یوسف جو محمد بن قاسم کے چچا ہے، سسر ہے، اور وہی حجاج بن یوسف جو ولید بن عبد الملک کا ایک بڑا زبردست قسم کا جرنیل ہے، سپہ سالار ہے، اور وہی حجاج بن یوسف جو بصرہ کا گورنر ہے، اور وہی حجاج بن یوسف جس کے دور میں عراب لگائے گئے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے خط لکھا تو حجاج کو کہا کہ حجاج مدد کے لیے پہنچو. تو حجاج صاحب نے مدد کے لیے کہا کہ میں ریڈی ہوں. وہ پہنچے جناب. تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو محمد بن قاسم صاحب سے بھی پہلے ایک شخص کو بھیجا گیا عبداللہ نامی، لیکن وہ جناب جو ہے وہ ناکام رہے. تو پھر محمد بن قاسم صاحب کو 712 اے ڈی میں محمد بن قاسم صاحب کی 17 سال جو ہے وہ عمر تھی. 17 سال کی ایج میں محمد بن قاسم کو بھیجا گیا لیڈر بنا کے. راجہ دہر کی سائٹ پہ بھیجا گیا، سندھ میں بھیجا گیا. محمد بن قاسم کو کہاں پہ بھیجا گیا؟ سندھ بھیجا گیا. اور محمد بن قاسم جناب جو ہے وہ راجہ دہر کے ساتھ آ کے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن یہ متکبرانہ انسان ہوتا ہے، یہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی 712 اے ڈی میں محمد بن قاسم اور راجہ دہر کی جو فوج ہے وہ آمنے سامنے ہو جاتی ہے اروڑ قلعہ میں، جو آج بھی حیدرآباد میں موجود ہے. تو وہاں پہ مسلمانوں نے، محمد بن قاسم نے اروڑ قلعہ کو جو ہے وہ گھیر لیا، ان کی فوج نے محاصرہ کر لیا اور ان کے اوپر جناب جو وہ اٹیک کر دیا. راجہ دہر آن دی سپورٹ جنگ میں مارا گیا. اس کو جناب جو ہے وہ موت آ گئی، اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. راجہ دہر کو تو مار دیا گیا. اس طرح سے جناب جو ہے وہ اس کا جو ہے بیٹا جے سنگھ، اس کا جو بیٹا جے سنگھ ہے اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ اس نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اس طرح سے اس کا جو وزیر سسکر تھا اس نے بھی محمد بن قاسم کی ہی اطاعت کی. تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ راجہ دہر کو کیا کی جاتی ہے؟ شکست دی جاتی ہے. کس نے دی؟ محمد بن قاسم صاحب نے. پہلا ایک طرح سے کہا جائے ان سے پہلے بھی آئے، لیکن انہوں نے انڈو پاک ہسٹری کا ایک طرح سے کہا جائے کہ آغاز کیا اٹیک کر کے راجہ دہر کے اوپر، راجہ دہر کی حکومت کو گرایا، اور اس طرح سے محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا. محمد بن قاسم نے کس کو فتح کیا جی؟ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا. سندھ کو باب الاسلام بھی بولتے ہیں. سندھ کو کیا بولتے ہیں؟ باب الاسلام بھی بولتے ہیں. اور سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کیا. تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ محمد بن قاسم کا اٹیک جو ہے وہ سندھ کے اوپر ہوا اور سندھ کو فتح کیا. ہندوستان کی جو ہسٹری اس کا آغاز ہوا انڈو پاک ہسٹری کا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. یہ سارے سوال پوچھے گئے، جو میں سوال آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں وہ پوچھے گئے ہیں. کہانی بہت لمبی ہے، لیکن میں اتنی زیادہ لمبی یہ کہانی نہیں کروں گا. ہمارا مین کنسرن ہے پی پی ایس سی. جو پی پی ایس سی سوالات آپ سے پوچھے گا ہم وہ ڈسکس کریں گے. ادروائز دوسرے سوالات کو جو ایکسٹرا انفارمیشن اس کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے. یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں اور اس کے اوپر میں کافی زیادہ بحث بھی کر سکتا ہوں. 1 گھنٹے کا بھی لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن 1 گھنٹے کا لیکچر کا کیا فائدہ جب پی پی ایس سی نے جو سوال پوچھنے ہیں ہم نے تو وہ کرنے ہیں، جو نہیں پوچھے گا ہمیں فضول میں کرنے کی کیا ضرورت. سو اس لیے جو سوال پی پی ایس سی پوچھے گا میں وہی ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی سوال ایکسٹرا ڈسکس نہیں کر رہا. تو یہ جناب ہمارے پاس محمد بن قاسم کا جو اٹیک ہے وہ 712 اے ڈی میں. یہ سوال پوچھا گیا، بار بار پوچھا گیا. بہت سارے لوگ 711 اے ڈی کے اوپر ٹک کرتے ہیں، جو کہ رانگ ہوتا ہے. 711 نہیں ہے، 712 اے ڈی میں محمد بن قاسم نے سندھ کے اوپر اس کو فتح کیا اور اس کے اوپر اٹیک کیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کا جو راجہ دہر کا جو والد تھا اس کا نام چچ تھا. تو چچ نامہ جو ہے وہ بھی آپ سے سوال جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے چچ نامہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو یہ جناب جو سوالات بن سکتے ہیں آپ سے. 712 اے ڈی کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد جو ہے وہ غوری عہد حکومت کا آغاز ہو جائے گا. غوری ڈائنسٹی جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد محمود غزنی اٹیک کرتے ہیں. محمد بن قاسم کے بعد محمود غزنی آتے ہیں. غزنی جو ڈائنسٹی اس کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد غوری ڈائنسٹی کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس طرح سے بعد دلی سلطنت آتی ہے. دلی سلطنت مطلب 1206 سے لے کے 1526 اے ڈی تک. پھر 1526 اے ڈی سے لے کے 1857 تک مغل ایمپرر رہتے ہیں، مغل بادشاہ رہتے ہیں، مغلیہ سلطنت رہتی ہے 1526 سے لے کے 1857 تک. پھر اس کے بعد برٹش آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی 1947 تک وہ چلتے 1857 کے بعد.
ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر اس کے بعد 1947 کے بعد پاکستان بن جاتا ہے اور پاکستان ہسٹری آ جاتی ہے, پاکستان افیئر آ جاتے ہیں. اس طرح سے سارے لیکچرز ہم انشاءاللہ انکمنگ لیکچرز لکھتے چلیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھ سے ڈسکس کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے اجازت, اللہ حافظ.